प्रिंस रेजिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मैं राजनीति विज्ञान के अध्यापक आर के शर्मा। मैंने कल आपको जो है भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा की कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया गया कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं में तो सबसे पहले एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में आपकी चर्चा की कि एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। जहाँ केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाता है वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था का रूप देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कि भारत में ऐसी कौन कौन सी विशेषता है जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ये बताया कि भारत में एक संविधान है कि संविधान एक है, संविधान अलग अलग नहीं। जैसे अमेरिका में राज्य का अलग संविधान और देश का अलग संविधान, इसलिए भारत में सब एक ही संविधान को अपनाया गया है। दूसरा बताया गया कि संविधान संशोधन की शक्ति है वो केंद्र के पास होती है। तीसरा मैंने आपको कल बताया कि एक नागरिकता पाई जाती है। और चौथी जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था का बारे में बताया गया कि एक ही न्याय जो है पालिका पाई जाए, एक ही न्यायपालिका पाई जाती है, उच्च न्यायालय पाया जाता है, तो सभी का एक ही माना जाता है। इसके बाद तीसरी में संकट काल में एकात्मक शासन व्यवस्था का रूप भी देखा जा सकता है। संकट काल में जो है शक्ति राष्ट्रपति के पास बढ़ जाती है। तो संकट काल के जो अनुच्छेद 352, 370, 360 में जो है एक ही साथ बढ़ जाती है। इसलिए लोक सेवाओं के विभाजन में भी जो है एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के बजाय संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता भी देखने को मिलती है। तो आइए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि एकात्मक शासन व्यवस्था के बाद जो है भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगा। मैं आपको आज जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च संविधान माना जाता है, कानून है, और भारत की संसद तथा विधानमंडल अपनी शक्तियों संविधान से प्राप्त करती है। तो ये सबको मालूम है कि संसद और विधानमंडल जो है वो अपनी शक्तियाँ किसे प्राप्त करती है? संविधान से। इसलिए जो कानून संविधान के अनुसार नहीं होते उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है, इसलिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली जाती हैं। इसलिए जो राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, प्रमुख पदाधिकारी होते हैं बड़े बड़े, वो संविधान की शपथ लेते हैं कि संविधान के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। भारत में शक्तियों को बांटा गया है। तो जहाँ शक्तियों का विभाजन पाया जाता है वहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था का रूप देखने को मिलता है। तो शक्तियों का विभाजन जो है इस प्रकार किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ। संघ सूची में जो विषय हैं 100 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। रेलवे है और भी जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, रेलवे, डाक विभाग वगैरह, और भी काफ़ी जो है रक्षा संबंधी जो मामले जितने भी हैं वो केंद्र के पास होते हैं जो कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। इस पर सिर्फ ओनली कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। और संवर्ती सूची जो होती है इसमें 52 विषय होते हैं, जिसमें संवर्ती सूची पर कानून बनाने का का अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है इस पर केंद्र कानून बना सकता है। इसलिए शक्तियों का बंटवारा भारत में पाया जाता है। यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था का रूप देखने को मिलता है: संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो सभी के पास है, ओनली केंद्र के पास होती है। तो मैंने 2 विशेषता बता दी कि संघात्मक शासन व्यवस्था की 2 विशेषताएँ होती है। सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता, दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। तीसरी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है कि संघीय शासन व्यवस्था में संविधान की व्याख्या करने, केंद्र और राज्यों के विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। इसलिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी इसी आधार पर की गई है। तो केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्य में उच्च न्यायालय होता है, इसलिए शक्तियाँ बांटी गई है, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। वो अपना अपना कार्य करती है। केंद्र में उच्च न्यायालय होता है और राज्य में केंद्र में उच्चतम न्यायालय होता है और राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं। इसलिए सबने अपनी अपनी शक्तियाँ दे रखी है और वो अपने अपने कार्य अपने हिसाब से
करते हैं। इसके बाद जो है अगली विशेषता है वो है राज्यपाल का पद है कि राज्यपाल का पद इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में माना जाता है क्योंकि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, इसलिए अलग अलग राज्यपाल हो गया अगर राज्य में, इसलिए राज्यपाल भारतीय संसदीय संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर के राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसलिए यद्यपि व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्यपाल पद का केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, इसलिए किंतु केंद्र राज्य संबंध में उसकी अपनी उपयोगिता है, इसलिए किंतु केंद्र राज्य संबंध में भी उसकी अपनी एक उपयोगिता होती है। इसलिए राज्य जो है केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन हर राज्य में राज्यपाल होता है। एक नागरिकता पाई जाती है कि परस्पर केंद्रीय व्यवस्थाओं के विपरीत भारतीय संघवाद में संपूर्ण देश के लिए एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऐसा भारत की विशाल और बहुलता के कारण भावी विखंडनकारी संभावनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार किया गया है। एकात्मक का प्रभुत्व देखने को मिलता है, इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था मूल रूप से केंद्रीकृत या एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था मानी जा सकती है। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को मजबूत बनाया गया है। तो एकात्मकता का जो प्रभुत्व देखने को मिलता है उसको कम करने के लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और सातवीं विशेषता है केंद्रीय व्यवस्थापक राज्यों का सदन, इसलिए राज्यसभा, इसलिए भारतीय संघवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के उच्च सदन राज्यसभा को राज्य की प्रतिनिधित्व संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसलिए ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं जो हैं मैंने आपको बता दी हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता जो है मैंने आपको 7 बताई है। सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, दूसरा शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, तीसरा जो बताया गया सर्वोच्च न्यायपालिका पाई जाती है, चौथा जो है राज्यपाल का पद माना जाता है, और पाँचवां एक नागरिकता पाई जाती है, और छठा जो है एकात्मकता का प्रभुत्व माना जाता है, और सातवां जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका के राज्यों का सदन राज्यसभा माना जाता है। तो देखिए मैंने आपको जो है संविधान की एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं और संघात्मक शासन और एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं और संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं दोनों के बारे में अपन चर्चा की, और दोनों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ विशेषताएं सेम भी हैं लेकिन दोनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। इसलिए यहाँ भारत में इस प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। इसलिए मैं आज इतनी विशेषता आपको पढ़ाऊंगा और इतनी विशेषताएं हैं। मैंने आपको संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। इसमें फिर भी कोई कमी हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने मेरे हिसाब से अच्छी तरह से आपको क्लियर करवाया है। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। आगे की क्लास जो है कल की क्लास में आपको आगे की जो है मैटर या जो पॉइंट है या जो है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।